हमारा चैप्टर है साझेदारी फर्मों ये खाते आधारभूत सिद्धांत। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि साझेदारी होती क्या है। पहले हम जो नॉर्मल कोई भी व्यवसाय होता है जिसे एक व्यक्ति मिलकर चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी। जब व्यवसाय में जोखिम अधिक हो जाता है, पैसे की ज्यादा जरूरत हो जाती है, नियंत्रण की जरूरत ज्यादा हो जाती है, तब वो क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर एक साझेदारी स्थापित करते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, ठहराव। ठहराव का मतलब होता है एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट, जो व्यक्ति जो भी उस फॉर्म को चलाने के लिए अनुमति देते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एक ठहराव यूज करते हैं। साझेदारी आपस में विश्वास का संबंध होता है, इसलिए इसे सरकार ने मान्यता दी थी साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, जिसमें साझेदारी से संबंधित सारे जो अधिनियम है उनके बारे में बताया गया है। साझेदारी फर्म की प्रकृति कैसी होती है, ये एक अलग व्यावसायिक इकाई है जिसका साझेदारी से अलग अस्तित्व होता है, क्योंकि इसे हम क्या मानते हैं, एक अलग एंटिटी मानते हैं, जो क्या कहते हैं, साझेदारों से जिनका एक अलग अस्तित्व होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम साझेदारी करते हैं तो उसके कुछ विशेषताएं भी हैं। फायदे क्या क्या हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। फर्म में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि साझेदारी बनती ही तब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस फर्म को चलाते हैं। नहीं तो वो एक व्यक्ति हो तो क्या कहलाएगा, एकाकी व्यवसाय कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस फर्म को चलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, साझेदारी। अब वो दो व्यक्ति मिलकर चलाएंगे तो व्यवसाय अच्छे से चलेगा, ज्यादा व्यक्ति भी होंगे तब भी। पर ऐसा अभी भी साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या को दिया नहीं गया, पर कंपनी अधिनियम में बताया गया है 2013 के कि 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। 50 से ज्यादा साझेदार होंगे तो वो एक कंपनी का निर्माण कर लेंगे, और यदि फर्म का निर्माण करना है तो 50 से कम व्यक्ति होने की जरूरत होती है। साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदार एक ठहराव है, एक एग्रीमेंट है, इसकी उत्पत्ति ठहराव से होनी चाहिए, ना कि कानून से। ये कहना चाह रहा है कि साझेदारों के बीच हमेशा क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए। पर संयुक्त हिंदू परिवार क्या है, कानून से है। उसमें ये कहा जाता है संयुक्त हिंदू परिवार मीन्स कि जब भी व्यक्ति परिवार में कोई बच्चा ही पैदा होता है तो उससे वो व्यवसाय जो पुश्तैनी है, जो पारिवारिक रूप से जो चला आ रहा है, उसमें इसका हिस्सा होता है, तो इसलिए उसे कानून कहा गया है। और पार्टनर्स में क्या कहा गया है, उसे ठहराव कहा गया है, क्योंकि इसमें लोग बाद में मिलकर उस फर्म को चलाते हैं, अनजान, वो फैमिली से संबंधित नहीं होते। नेक्स्ट है व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। व्यवसाय, इसमें यदि आप फर्म का जो साझेदारी का निर्माण करते हो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। यदि प्रॉफिट नहीं है तो साझेदारी नहीं है, और प्रॉफिट है तो यानी हम क्या कर रहे हैं, एक साझेदारी या एक फर्म का निर्माण कर रहे हैं। फिर है लाभों का बंटवारा। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि लाभों का बंटवारा कैसे होगा, कितना किसको किस हिस्से में किस रेशियो में दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया होता है। यदि कुछ व्यक्ति कोई धार्मिक या दान देने संबंधी ठहराव करते हैं तो वो साझेदारी नहीं है। साझेदारी का मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। यदि लाभ हो रहा है तो वो साझेदारी है, और यदि आप लाभ नहीं कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो तो वो आप एक धार्मिक कार्य कर रहे हो, उसमें कोई वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी और एजेंट का संबंध। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी है और स्वामी भी। एजेंट कैसे, क्योंकि वह अपने कार्य को अन्य साझेदारों के बाध्य कर सकता है। देख, जब वो खुद किसी काम को करने के लिए दूसरों को कहता है कि नहीं अपा इस काम को कर लेते हैं, तो वो क्या है, एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। जब वो डिसीजन लेता है तो वो क्या है, स्वामी। ठीक है। व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा, सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। जब फर्म में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं तो कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि हम ना डेली तो आ नहीं सकते मीटिंग में, तो हम ना कुछ व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं कि ये व्यक्ति मिलकर ना डिसीजन ले लेंगे, और ज्यादा है तो हमसे पूछ लेंगे, पर छोटे मोटे डिसीजन वो ले सकते हैं। तो इसलिए व्यवसाय का संचालन या तो सारे मिलके करेंगे, या कुछ को कह दिया जाता है कि हम आपसे सिर्फ प्रॉफिट लेंगे इस फर्म से, पर आप इस फर्म को संभाल लीजिए। तो ये क्या है, कुछ साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है। पृथक अस्तित्व नहीं। एक साझेदारी फर्म का पृथक अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से अलग नहीं होता।
फर्म के साथ किए गए सभी ठहराव प्रत्येक साझेदार से अलग से तथा संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यदि फर्म में कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो साझेदार, हर जो भी व्यक्ति है वो क्या है, जिम्मेदार होगा फर्म के प्रति और साझेदारों के प्रति। उसके बाद है साझेदारों के अधिकार। साझेदारों के अधिकार क्या कहलाते हैं? प्रत्येक साझेदार के निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि भाग पाने का अधिकार है। यानी वो रेशियो में, यदि मान लो वो हो सकता है कि इक्वली ले, या हो सकता है अनदर 4:5:6 ऐसे कुछ भी ले। मान लो ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वली भी हो सकता है, अनदर कुछ भी हो सकता है। यदि हमें ना दिया हुआ हो ना क्वेश्चंस में, तो हम क्या लेते हैं, इक्वली ही लेते हैं। प्रत्येक साझेदार के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। हाँ, कोई भी जो भी साझेदार है वो अपने व्यवसाय में या फर्म में कोई भी डिसीजन लेने कुछ भी है तो उसको मना नहीं कर सकता कि कोई साझेदार आप नहीं आ सकते, उसका जब मन करेगा वो आ सकता है। प्रत्येक साझेदार की अधिकार है कि वह साझेदार व्यवसाय संबंधित मामलों में उससे परामर्श लिया जाए, और वो कहता है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझसे पूछ कर ही लिया जाए, बिना मुझसे पूछे यदि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा साझेदार से बिना पूछे तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, वो मान्य नहीं है। प्रत्येक साझेदार को लेखा पुस्तकों की जांच करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार है। यानी कि कोई भी उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, अब किसी साझेदार को शक है या वैसे ही वो चेक करना चाहता है तो वो अधिकार भी उसके पास है, वो कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप अकाउंट्स नहीं देख सकते फर्म के। यदि वो साझेदार है तो वो अपने अकाउंट्स की, फर्म के अकाउंट्स की जांच कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि भी ले सकता है। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। मान लो किसी नए ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने हैं, नया आना चाहता है डी, अब चाहे चाहे सी मना कर दे चाहे बी मना कर दे, वो पार्टनर नहीं बनेगा। तीनों की सहमति होनी जरूरी है किसी नए पार्टनर की एंट्री के लिए। यदि तीनों में से कोई एक व्यक्ति मना कर देता है ना, तो उसकी नए साझेदार की एंट्री क्या होगी, रद्द कर दी जाएगी। प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। यानी कि जो भी फर्म से संबंधित हमारी संपत्ति है, जो भी हमारी असेट्स है, उसमें क्या है, सारे मिलकर उसके मालिक कहलाएंगे, कोई एक साझेदार नहीं होगा। यदि किसी साझेदार ने फर्म के ऋण दिया है तो वह इस पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त हो सकता है। यदि ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं है तो ब्याज लगेगा 6%। मान लो कि साझेदार ने लोन दिया था फर्म को, यदि उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं आपसे 10% लूंगा, 5% लूंगा, तो ठीक है। पर यदि कुछ भी नहीं कह रखा तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 6%। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई साझेदार फर्म की तरफ से कोई व्यय करता है अथवा भुगतान करता है तो उसे फर्म से इसे वापस पाने का अधिकार है। यदि कोई पार्टनर फर्म से रिलेटेड कोई भी खर्चा करता है, मान लो कोई सामान आना था, अभी उसने पैसे दे दिए, बाद में जितने भी खर्चे हैं उनका टोटल करके फर्म को क्या करना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा। प्रत्येक साझेदार को उचित नोटिस देने के पश्चात फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। यानी कोई भी साझेदार मान लो उस फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अवकाश ग्रहण, या उस फर्म को छोड़ने से पहले एक प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए फर्म को कि मैं इस फर्म को छोड़ना चाहता हूं, तभी उसके अवकाश ग्रहण जो लेना चाहता है वो अप्रूव होगा, नहीं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा LLP। LLP क्या होता है, सीमित दायित्व साझेदारी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहलाती है, जब भारतवर्ष में सीमित दायित्व साझेदारी का निर्माण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, हम जो हमने पढ़ा था वो क्या था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब हमारा क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी, और इसका एक्ट कौन सा है, 2008। इस अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी के निर्माण एवं नियमन संबंधी प्रावधान दिए हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हम फर्म खोलेंगे ना, उसमें ना कानून के द्वारा सभी जो पार्टनर है उन्हें रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे LLP एक निर्गमित संस्था है जिसकी स्थापना समामेलन से इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यानी स्थापना है जो भी ये बनाई गई है वो सारी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होती है।
क्योंकि इसमें क्या है, वो लिमिटेड ही लायबिलिटी ला सकता है, अनलिमिटेड नहीं है। इसका एक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसके सदस्यों से भिन्न होता है, यानी जो भी नियम है, जो भी अस्तित्व है इसका, वो अलग होगा सदस्यों से। और इसका क्या है, स्थायी जीवन होगा, और ये साझेदारों में किसी परिवर्तन से एलएलपी के अस्तित्व, अधिकारों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि साझेदारों के आने या जाने से इस पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें डिफरेंस भी है कि साझेदारी और एलएलपी में क्या अंतर है। साझेदारी है वो 1932 एक्ट के तहत आती है, और जो एलएलपी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या सीमित दायित्व साझेदारी, वो किसके अंतर्गत आती है, 2008 के अंतर्गत। इसमें रजिस्ट्रेशन ये अपने एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, जो ये जरूरी नहीं है कि कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाया हो या नहीं, ये स्वैच्छिक है। जो एलएलपी है ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन इसका करवाना जरूरी होता है। इसका निर्माण एग्रीमेंट के थ्रू होता है, और एलएलपी किसके द्वारा होती है, कानून के द्वारा होती है। इसमें निर्गमित संस्था इसमें साझेदारी नहीं बन सकती, यानी कोई भी जो कानून के तहत एलएलपी के तहत निर्गमित हुई है वो इसमें साझेदार नहीं बन सकती। और जो हमारी निर्गमित संस्था इसमें साझेदार बन सकती है, जो एलएलपी है वो वैसे रजिस्टर्ड है, तो कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी चाहे तो वहां इसमें साझेदार बन सकती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्थायी जीवन, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। इसका पृथक वैधानिक यानी ये अलग मानी जाती है साझेदारों से, पर ये अलग नहीं मानी जाती। स्थायी जीवन, इसका जीवन कैसा होता है, स्थायी नहीं होता, यानी ये साझेदार में मान लो 2 साझेदार है, 4 साझेदार है, जिनमें से 2 के जाते ही या 3 के जाते ही फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इनका जीवन क्या है, स्थायी नहीं होता। और इसका जीवन क्या होता है, स्थायी, क्योंकि इसके आने जाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आ जाता है, तो ऐसे इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पर इसमें इसका प्रभाव पड़ता है। साझेदारों की संख्या, साझेदारी में न्यूनतम 2 है और अधिकतम 50, और एलएलपी में न्यूनतम 2 है यदि वो रजिस्टर्ड है, पर अधिकतम में वो कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सरकार के द्वारा 2000 किसमें लगाया था, ये 8 में जो लिखा गया है उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संपत्तियों का स्वामित्व, फर्म किसी भी संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकती। साझेदार ही फर्म की संपत्ति के स्वामी होती है, क्योंकि वही जोड़ तोड़ के जो पैसा लगाते हैं और वही उनकी संपत्ति होती है। पर इसमें क्या होता है, साझेदारी को क्या रखा जाता है, अलग रखा जाता है। एलएलपी का यानी उस लिमिटेड लायबिलिटी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और यह संपत्ति के स्वामी ही हो सकते। दायित्व, इसका क्या है, असीमित, कितना ही पैसा ले आओ, पर इसका क्या है, एक लिमिट है कि आप इतना ही लेकर आओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साझेदारी सरलेख। साझेदारी सरलेख क्या कहता है कि जो भी हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जो एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें हमें क्या क्या लिखना जरूरी है। ठीक है, जिसे हमें क्या, साझेदारी सरलेख का हमारा एक और नाम भी होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, फर्म का नाम व पता। इसके अंदर स्पेशली लिखा जाता है कि साझेदार का जो फर्म खोल रहे हैं उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है। साझेदारों के नाम पते, जो भी साझेदार जो मिलकर साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, कौन कौन है, उनका नाम और पता भी लिखा होगा। साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है, उस व्यवसाय की प्रकृति, कि साझेदारी फर्म किससे रिलेटेड व्यवसाय कर रही है, उसका कुछ नाम तो होगा कि यदि वो फर्म चला रहे हैं तो किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा रहे हैं, तो उसका जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। साझेदारों की पूंजी, कि जो साझेदार है वो पूंजी लगा रहे हैं तो कितनी लगा रहे हैं, और उस पर इंटरेस्ट लेंगे या नहीं। यदि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वो इंटरेस्ट लेंगे साझेदार, और यदि नहीं लिखा हुआ तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। आहरण, इसमें यह देखा जाता है कि साझेदारी फर्म कितना रुपया निजी व्यय के लिए निकाल सकते हैं, कि पार्टनर्स एक लिमिट तो होनी चाहिए। यदि मान लो कि लिखा ही नहीं गया एग्रीमेंट, तो पार्टनर्स जब मन करेगा जितना पैसा निकाल लेंगे। इसीलिए उसमें आहरण के बारे में लिखा जाता है कि आप एक लिमिटेड निजी व्यय के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए इतना पैसा फर्म में से निकाल सकते हैं।
फिर आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं, और यदि ब्याज वसूल किया जाएगा तो किस दर से, ये भी बताया जाना चाहिए। कि कई बार क्या होता है, फर्म साझेदारों को कन्विंस करने के लिए या अपनी फर्म में पैसे लगाने के लिए कई बार कहती है कि हम आहरण जो भी आप ड्राइंग निकाल रहे हो उससे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लेंगे। तो वो भी यदि नहीं कह रखा तो एग्रीमेंट में माना जाएगा कि नहीं, और यदि कह रखा है तो कितने % का होगा या कितने मंथ का होगा वो इसमें बताया जाएगा। लाभ हानि विभाजन का अनुपात, यह अनुपात जिसमें साझेदार लाभ हानि का विभाजन करेंगे कि हम किस रेशियो में आपस में चीजों को बांटेंगे, किस रेशियो में जो प्रॉफिट होगा हम बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे या 2:2 में या 1:2 में, जितना भी होगा वो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। वेतन, यदि कोई पार्टनर से आप ज्यादा काम करवा रहे हो या कोई पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझे तो साथ में सैलरी भी चाहिए, तो यदि वो उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में डिड में तो ही उसे सैलरी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। उसके बाद है हमारी गुडविल। गुडविल क्या है, नए साझेदार के प्रवेश के साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय ख्याति की राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। इसमें यह भी लिखा होता है कि मान लो कि फर्म में गुडविल हुई, जो पार्टनर्स लगे हुए थे उस साझेदारी फर्म में जो काम कर रहे थे उनके द्वारा ही तो थी गुडविल। अब मान लो उनमें से एक जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या है, उसका कुछ ना कुछ उसने मेहनत तो करी और वो क्या हुई, गुडविल। अब वो काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, किस मेथड के थ्रू करेंगे, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। फर्म के हिसाब किताब की अवधि, फर्म के हिसाब किताब यानी कितनी अवधि के बाद किया जाएगा, 6 मंथ है या फिर 3 मंथ है या फिर ईयरली है, वो सब उसमें बताना चाहिए कि हम इतने महीने बाद या 1 साल के बाद हम अपनी फर्म में चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे हमें अकाउंट्स बनाने, वो सब इसमें बताया जाना चाहिए। फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग और लेखा पुस्तक के अन्य परिपत्र की सुरक्षा, ये देखा जाता है कि हिसाब किताब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, उनकी बुक्स कैसे होंगी, और कोई और हमारे मान ले कि डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको कैसे सिक्योर या सेफ रखा जाएगा। लेखा परीक्षण, फर्म की पुस्तकों में लेखा परीक्षण कराया जाएगा या नहीं, यानी चेक करवाया जाएगा कि नहीं। जो ऑडिटिंग होती है चीजों को चेक करना, और करता कौन है, ऑडिटर, या हिंदी में कहें तो अंकेक्षक। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि कि पार्टनरशिप जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी इसमें लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है साझेदारों की अवधि, की साझेदारी है वो कब तक के लिए है, कितने समय के लिए है, लंबा चलने वाली है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, 1 साल है, वो भी इसमें बताया जाना चाहिए। उसके बाद है गार्नर बनाम मुरे के निर्णय का प्रयोग, कि दिवालिया होने के बाद कंपनी को कैसे चलना है, दिवालिया होगा तो कैसे होगा, किस नियम का उपयोग किया जाएगा, वो भी इसके अंदर बताया जाता है। या बैंक में खाते, कि बैंक में खाता फर्म के नाम से खोला जाएगा, किसी जो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के नाम से खोला जाएगा, उसके बारे में भी इसमें लिखा जाता है। और साझेदारी के प्रवेश करने के नियम, कि साझेदार में यदि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो वो कितनी पूंजी लेकर आएगा, किन पार्टनर्स को अनुमति देने का अधिकार है, डिसीजन पावर किन्हें दी गई है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम, कि कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस % से दिया जाएगा, वो भी इसमें लिखा जाएगा। और विवादों का निपटारा, मान लो कि आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है पार्टनर्स का, तो कौन सी नीति अपनाई जाएगी, किन पंच की नियुक्ति की जाएगी, यानी कोई भी 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, तो किन मेन लोगों को रखा जाएगा, वो भी किस में लिखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। फिर साझेदारी सलेख के महत्व, साझेदारी सलेख के महत्व क्या कहलाते हैं। साझेदारी सलेख प्रत्येक साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट करता है, क्योंकि हमने जो डीड बनाई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि किसके कितने अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और कितनी कितनी उसकी लायबिलिटी है। नए साझेदारों की गलतफहमी दूर करने में सहायक, क्योंकि साझेदार संबंधी सभी शर्तें इसमें पहले से दी हुई हैं, कि कोई भी नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार है उसको यदि कोई डाउट है तो उसे सीधा दिखा दिया जाएगा, भाई आपने सिग्नेचर करे थे, आपने भी इस एग्रीमेंट को अपनाया था और आपने ये लिखा हुआ था, अब आपको यदि गलतफहमी है तो इसको आप पढ़ लीजिए। साझेदारी में कोई विवाद होने पर साझेदारी सलेख की सहायता से निपटारा आसानी से किया जाएगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा है
वो जो 5 आपने चुने थे कि 5 व्यक्ति मेन हैं और वही डिसीजन लेंगे, तो वो भी उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, तो उन्हें ये अधिकार दिया जाता है और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो आसानी से सुलझाया जा सकता है। ठीक है जी। वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई भी